गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 3 की बात करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 3 केमिस्ट्री क्लास 12th केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 3 की बात करेंगे। पार्ट 2 में हमने बता दिया था फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, जो लास्ट वीडियो में लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। और पार्ट 1 में हमने बताया था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ग्राफ। ठीक है, आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की। और आज हम इसमें बताएंगे रेट कांस्टेंट की डिफिनीशन क्या होगी, और रेट लॉ ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, और रेट ऑफ रिएक्शन किन किन बातों पर डिपेंड करेगी, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू किस बात पर डिपेंड करेगी, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं रेट कांस्टेंट। क्या डालते हैं? रेट कांस्टेंट डिनोट किया जाएगा के से। किससे डिनोट किया जाएगा? के से। रेट कांस्टेंट किससे डिनोट किया जाएगा? के से। के क्या है? के एक कांस्टेंट है जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के दौरान मिलता है। देखिए, लेट ऑफ रिएक्शन, चलिए मान लेते हैं कोई एक रिएक्शन है, A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B गिव्स आउट C मोल ऑफ C प्लस D मोल ऑफ D। मतलब कोई रिएक्शन A है ना, कोई रिएक्शन है A मोल ऑफ A प्लस B मोल ऑफ B, दोनों मिलकर C मोल ऑफ C प्लस D मोल ऑफ D बना लेते हैं। क्लियर है? तो यहां देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज विद पावर रेज दियर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट मिलता है, उस कांस्टेंट का नाम देंगे के, और यही कांस्टेंट कहलाएगा रेट कांस्टेंट। क्या कहलाएगा? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट इसलिए कहलाया क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसी तरह नाम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट डिनोटेड बाय के हुआ। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर ए एंड मल्टीपल ऑफ कंसंट्रेशन की पावर बी। और इसको सॉल्व करेंगे तो हम पा सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के ए की पावर ए एंड बी की पावर बी, वेयर ए कॉमा बी आर द कॉन्सेंट्रेशन। क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। एंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, और यहां पर के क्या है? के रेट कांस्टेंट है। क्या है? रेट कांस्टेंट। ठीक, क्या है? रेट कांस्टेंट। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, इसको रफ कर रहे हैं हम। हमें क्या मिला? देखिए, हमें क्या मिला है? हमें मिला रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। हमें मिला रेट ऑफ रिएक्शन के की पावर ए एंड बी की पावर बी। तो देखिए, हमें डिफाइन करना रेट कांस्टेंट। क्या डिफाइन करना है? रेट कांस्टेंट। तो रेट
कांस्टेंट ब्रैकेट में K इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन whenever rate constant K is equal to rate of reaction, जब कभी भी concentration oblique active mass of reacting species becomes यूनिटी बोले तो 1 मोल पर लीटर। कहते हैं ये है कि रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा जब कभी भी कंसंट्रेशन और एक्टिव मास, कंसंट्रेशन या फिर एक्टिव मास becomes unity, means rate constant is equal to the rate of reaction whenever concentration of reacting species oblique active mass of reacting species becomes unity बोले तो 1 मोल पर लीटर, means 1 हो जाए, means कितना हो जाए, 1 हो जाए, कितना हो जाए, 1 हो जाए, तब हम उसको क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो यहां देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, क्या मिला हमें, के मिल गया, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के मिल गया फ्रॉम द अबव इक्वेशन, क्या मिल गया, इज इक्वल टू के मिल गया, क्या मिल गया, के। कब, व्हेन एक्टिव मास ऑफ ए is equal to active mass of B is equal to 1 m. M is the mole per liter, 1 m, 1 मोल पर लीटर, और लिख सकते हैं 1 मोल पर लीटर। तो कहने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट व्हेनेवर A का एक्टिव मास और B का एक्टिव मास कितना हो जाए, 1 हो जाए, कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट हो जाए। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन ही रेट कांस्टेंट है, इस तरह डिफाइन कर सकते हैं आप। क्लियर है। अब बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट मीन्स के। कह रहा है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड कर सकती है, मीन्स रेट कांस्टेंट वेरी कर सकता है, मीन्स रेट कांस्टेंट वेरी कर सकता है। तो देखिए जो भी कांस्टेंट टर्म होता है वो कभी दिए हुए फॉर्मूले के किसी टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसको आप नोट कर लीजिए दिमाग में कि जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसकी वैल्यू वो वेरिएबल कभी नहीं होगा, किसके वेरी होने से, जो फॉर्मूले में टर्म्स दिए होंगे। तो हमें बताइए क्या के की वैल्यू ए के बदलने से बदल जाएगा, कभी नहीं बदलेगा। क्या के की वैल्यू बी के बदलने से बदल जाएगा, कभी नहीं बदलेगा। तो हमारा कंक्लूजन निकल के आया कि रेट ऑफ रिएक्शन मींस रेट कांस्टेंट कभी नहीं बदलेगा, मींस कभी नहीं बदलेगा उसके दिए हुए फॉर्मूले के टर्म के बदलने से। कोई भी कांस्टेंट टर्म दिए हुए फॉर्मूले के टर्म्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो एग्जांपल बात कर लें तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर एक नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज,
ठीक है, और प्रेशर भी हो सकता है। ठीक, क्या हो सकता है? प्रेशर। क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। हमने बताया वेरिएशन ऑफ के, वैल्यू ऑफ वेरिएशन ऑफ के लिख देते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। वेरिएशन ऑफ के किन किन बातों पर डिपेंड करेगी? तो के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर, पहला फैक्टर टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर रेट कांस्टेंट। तो यहां देखिए, ये बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर राइजिंग ईच 10 डिग्री सेल्सियस, या एवरी लिख दे रहे हैं, एवरी, फॉर राइजिंग एवरी 10 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच? 10 डिग्री सेल्सियस। For rising every 10 degree Celsius, the value of K means rate constant becomes 2 or 3 times। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्टार पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। कितने गुना? 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। क्लियर है? दूसरा फैक्टर्स है आपका नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे जी की वैल्यू कभी M1 M2 पे डिपेंड नहीं करती है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो M1 M2 के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो नेचर ऑफ सिस्टम के ऊपर, नेचर ऑफ, मान लो अर्थ की जगह मून ले लिया तो वहां जी बदल जाएगा ना, तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए। क्या है? ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। देखिए, तो यहां से निकल आया कि वैल्यू ऑफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर करेगा। किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। इसको आप नोट कर लीजिए। क्लियर है? अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ के किन किन बातों पर डिपेंड नहीं करेगी। अच्छा, एक चीज बताइए, जब हम लिखते थे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए एंड बी, तो लिखेंगे जी MA इंटू मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो बताओ, क्या जी की वैल्यू कितनी थी? 9.8 थी ना। तो क्या जी की वैल्यू एम मास ऑफ ए के ऊपर डिपेंड किया? नहीं। क्या जी की वैल्यू मास ऑफ बी पे डिपेंड किया? नहीं। क्या जी की वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी के ऊपर डिपेंड किया? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कांस्टेंट टर्म है वो कभी भी दिए हुए फॉर्मूले के किसी भी टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, किसी भी टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। ये याद कर लीजिए, रट लीजिए या समझ लीजिए,
ये आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ देखिए जी की वैल्यू न मास ऑफ ए पे डिपेंड कर रहा है, न मास ऑफ बी पे डिपेंड कर रहा है, नंबर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमें बता दीजिए जब कांस्टेंट टर्म इस पे नहीं डिपेंड कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो के की वैल्यू है, जो के की वैल्यू है वो ए के ऊपर डिपेंड करेगी, कभी नहीं डिपेंड करेगी। तो यहाँ लिख सकते हैं के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0, ए के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज की पावर 0। तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन निकल के आया कि के की वैल्यू कभी कंसंट्रेशन ए पे ऊपर नहीं डिपेंड करेगी, ना बी के ऊपर, ना ही रिएक्टिंग स्पीसीज के ऊपर। तो यहाँ एक बात क्लियर होके निकल के आई कि कंसंट्रेशन ए बढ़ाने से के की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बी के बढ़ाने या घटाने से के की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, घटेगी। तो अब मुझे बताइए क्या अलग अलग रिएक्शन के लिए के की वैल्यू अलग अलग होगी? बिल्कुल, अलग अलग रिएक्शन के लिए के की वैल्यू अलग अलग होगी। क्या होगी? अलग अलग होगी। अच्छा, जी की वैल्यू क्या अलग अलग प्लेनेट के लिए अलग अलग होती है? बिल्कुल अलग अलग होती है कि भाई अर्थ के लिए कुछ और होगी, मून के लिए कुछ और होगी। तो जिस तरह जी की वैल्यू अलग अलग प्लेनेट के लिए अलग अलग होती है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं के की वैल्यू अलग अलग होगी अलग अलग रिएक्शन के लिए। के तब तक नहीं चेंज होगा, के तब तक नहीं चेंज होगा जब तक टेम्परेचर और रिएक्शन को बदल न दिया जाए। के तब तक नहीं बदलेगा जब तक टेम्परेचर और रिएक्शन को बदल न दिया जाए। तो यहाँ पर देखो, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड की अर्थ की बात करूं तो कहीं भी खड़े हो जाओ, आपको 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही आपको ये ग्रेविटेशनल फील्ड मिलेगी। क्या मिलेगी? ग्रेविटेशनल फील्ड मिलेगी। तो कहने का मतलब कि के किसी भी कंसंट्रेशन के बदलने से नहीं बदलेगा, और कोई भी रिएक्शन के लिए मतलब अगर अलग रिएक्शन ले लिए तो वहाँ के की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, कंसंट्रेशन के बदलने से के नहीं बदलेगा। क्लियर है? अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ के। अब भाई डिफरेंट और रिएक्शन के लिए डिफरेंट के की वैल्यू है, ध्यान दीजिए, डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट के की वैल्यू है। तो हमें बताइए क्या यूनिट उसकी सेम होगी? कभी नहीं सेम होगी। वो उसके पहले मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको वैल्यू ऑफ के बता दूंगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, नाम देंगे रेट कांस्टेंट। क्लियर है? इतना नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की ऑर्डर क्या है ये हम पढ़ाएंगे। तो ध्यान दीजिए, एक रिएक्शन के माध्यम से समझाते हैं। लेट अ रिएक्शन A mole of A plus B mole of B gives out C mole of C plus D mole of B। तो हम इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर ए एंड बी की पावर बी, जैसा हमने पिछले टॉपिक में बताया था। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो A प्लस बी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसी को आप ऐड कर देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब डिफिनीशन निकल के आई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। Order of reaction is the algebraic sum of the stoichiometric coefficient during the rate law representation, during the rate law representation या law of mass action। क्लियर है? तो यहां मैं लिख देता हूं
order of reaction, order of reaction, order of reaction is the algebraic sum of stoichiometric, यहाँ पे मिट जाएगा इसलिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ, is the sum of order of reaction is the algebraic sum of stoichiometric coefficient during law of mass action. During writing law of mass एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन लिखने के दौरान जो पावर रेज्ड होगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, उसी को ऐड कर देंगे तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। दूसरी चीज देखिए, ऑब्लिक रेट लॉ रिप्रेजेंटेशन, ये नोट कर लीजिए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ड्यूरिंग द रेट लॉ एक्सप्रेशन और लॉ ऑफ मास एक्शन लिखने के दौरान। लॉ ऑफ मास एक्शन डिफाइन करने के दौरान जो भी कुछ पावर रेज्ड होगा उस पावर को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर लें, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट, ऑर्डर of reaction is denoted by small n. Second point, order of reaction is always in numerical फॉर्म, इस फॉर्म में, न्यूमेरिकल के फॉर्म में होगा। ठीक। तीसरा पॉइंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल मेंटल वैल्यू, मतलब एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो पहला ये, दूसरा हुआ और ये तीसरा। चौथा पॉइंट देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी 0, 1, 2 एंड फ्रैक्शन। ठीक है, 1, 2 एंड सो ऑन एंड फ्रैक्शन। पांचवा पॉइंट देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज यूनिट लेस
एंड यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ना तो इसकी डायमेंशन होगी, ना तो इसकी यूनिट होगी, और ना ही आपका ये मतलब डायमेंशनलेस यूनिटलेस होगा। अगला पॉइंट देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव। और एग्जांपल फॉर ओजोन के लिए, फॉर फॉर्मेशन फॉर ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निगेटिव होता है, वैसे जनरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निगेटिव नहीं होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिनोटेड बाय एन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इन न्यूमेरिकल फॉर्म। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में 0 1 2 में भी 0 1 2 ऐसे लिख देते हैं, में भी 0 1 2 एंड सो ऑन, एज वेल एज इन फ्रैक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस, की कोई ना यूनिट होगी क्यों ना डायमेंशन, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी निगेटिव फॉर ओजोनोलिसिस। ओजोन के केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निगेटिव हो जाता है, सिर्फ एक ही केस है, इसलिए हम इसको लिख नहीं रहे। और सातवां पॉइंट आपको खुद पता होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द अलजेब्रिक सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ड्यूरिंग रेट लॉ रिप्रेजेंटेशन। आपके सिलेबस में क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में क्या है? 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। उसका डेरिवेशन हम वीडियो बना के डाल चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये केमिस्ट्री पार्ट 3 में था। अभी एक टॉपिक और बाकी है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्लियर है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। कुछ न्यूमेरिकल मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे करा देता हूं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैलकुलेट करिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए, पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, रेट इज इक्वल टू के, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2 बी की पावर -1। दूसरा क्वेश्चन आपका है, रेट इज इक्वल टू के एक्स की पावर 3/2 और y की पावर 1/2। ठीक है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो पहले इक्वेशन के लिए देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे n बराबर, क्या पढ़े हैं, a प्लस बी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या पढ़े हैं, a प्लस बी। n बराबर a प्लस बी। तो बताओ a कितना है, 2। a कितना है, 2, और b कितना है, -1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, 1। तो पहले में आंसर कितना आएगा, तो पहली वाली रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, और दूसरा देखिए ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, ये 1 आंसर हो गया आपका। ठीक, एक आ गई वैल्यू, क्या आ गई, एक आ गई। चलिए सेकंड को देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू n। क्या होता है, n बराबर a प्लस बी। तो a की वैल्यू कितनी, 3/2। a बराबर 3/2 प्लस, और b बराबर 1/2। तो नीचे डिनोमिनेटर बराबर है, तो ये हो जाएगा 4/2 और आगे आंसर 2। तो ये रिएक्शन कैसी है, सेकंड ऑर्डर की है। कैसी है, सेकंड ऑर्डर। एक तो और देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन, रेट बराबर के a की पावर
0 और b की पावर 1, b की पावर 1। तो लिखेंगे क्या आएगा आंसर, n इक्वल टू a प्लस बी, a प्लस बी। a की वैल्यू कितनी 0 और b की वैल्यू कितनी 1, तो इसका आंसर आ गया 1। क्या आ गया 1। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं, ये नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बता देता हूं, ये आपका पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए टॉपिक हमारा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात करेंगे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करेंगे। तो के ध्यान दीजिए, आपको मैं एक जुगाड़ बता रहा हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं, उसमें ध्यान दीजिए। यूनिट ऑफ के निकालने का तरीका, सबसे पहले आप लिखो मोल। क्या लिखो, मोल। और एम के बाद क्या आता है, एन। एम के बाद क्या आता है, एन। तो मोल 1 माइनस एन, 1 माइनस एन। और लीटर यहाँ पे लिखे n-1 और टाइम इनवर्स। तो ये यूनिट का तरीका हो गया। तुम किसी ऑर्डर के लिए भी यूनिट निकाल सकते हो, ठीक है। अब बताओ, यहाँ स्टार पॉइंट देखिए, स्टार पॉइंट देखिए, ट्रिपल स्टार पॉइंट देखिए। यहाँ पर क्या क्या लिखते हैं कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के इज डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट। यूनिट ऑफ के डिफरेंट होगा फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के की वैल्यू अलग अलग होगी, अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के की वैल्यू अलग अलग होगी। बात ध्यान में रखिए, ये बोर्ड में पूछा भी गया है। तो n की वैल्यू कितनी है 0। हम निकालना चाहते हैं यूनिट ऑफ के फॉर 0 ऑर्डर। अगर हमें निकालना है यूनिट ऑफ के, यहाँ लिखते हैं यूनिट ऑफ के फॉर 0 ऑर्डर। 0 ऑर्डर के लिए, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारी यूनिट ऑफ के क्या होगी, तो लिखेंगे के इज इक्वल टू मोल 1 माइनस एन, 1 माइनस एन, लीटर n-1, टाइम -1। तो यहाँ पर यूनिट बन जाएगी मोल। एन की वैल्यू 0 तो बचा क्या 1, एन की वैल्यू 0 तो बचा क्या 1, और लीटर में एन की वैल्यू 0 तो पर लीटर हो जाएगा, लीटर की पावर -1, और टाइम इनवर्स हो जाएगा। तो टाइम किसी में भी हो सकता है, तो ये यूनिट ऑफ के निकाल सकते हैं। अब मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन करा देता हूं यूनिट ऑफ के बारे में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप इतना पहले नोट कर लीजिए, क्लियर है। देखिए यूनिट ऑफ के की यूनिट निकालने के लिए फार्मूला हमने बताया मोल 1 माइनस एन, लीटर n-1, टाइम इनवर्स। याद कैसे रहेगा, याद करने का तरीका आपके पास सिर्फ इतना है कि यहाँ देखिए m के बाद n आता है, बाद में n और लीटर में पहले n, क्लियर। तो यहाँ देखिए पहला मैं लेता हूं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, तो लिखेंगे k इक्वल टू, है ना, क्या लिखेंगे यूनिट ऑफ k बराबर मोल n की वैल्यू कितनी 1। भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n से डिनोट होता है, तो n की वैल्यू कितनी 1 रख देंगे। और यहाँ लीटर में 1 माइनस 1, टाइम -1, तो आपका आंसर क्या आया मोल
0 लीटर 0 टाइम इनवर्स, तो आंसर आया टाइम इनवर्स। ये यूनिट हो गई के की। अब बताते हैं फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो यूनिट लगाएंगे, यूनिट ऑफ के क्या आएगा? यूनिट ऑफ के मोल 1 माइनस टू लीटर 2 माइनस 1 टाइम -1, तो आया लीटर पर मोल पर टाइम। ये यूनिट हो गई। सिमिलरली फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा? एन की वैल्यू 3, तो यहाँ पर लगाएंगे यूनिट ऑफ के, तो मोल के पावर 1 माइनस 3 कर देंगे, 1 माइनस 3 कर देंगे, लीटर 3 माइनस 1 हो जाएगा टाइम इनवर्स। तो यहाँ पे आया लीटर स्क्वायर मोल पर स्क्वायर और टाइम इनवर्स। ये यूनिट हो गई के की। किसकी यूनिट हो गई? के। फॉर थर्ड ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर भी बता दिए थे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर सेकंड ऑर्डर। तो कहने का मतलब यूनिट ऑफ के अलग अलग आएगा अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। कभी कभी क्या होता है यूनिट देकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ कितना लिखा है? 2। एल का स्क्वायर लिखा है ना, तो एक कम ले लीजिए। एल का स्क्वायर लिखा है ना, तो एक बढ़ा दीजिए। एल का स्क्वायर को एक बढ़ाएंगे तो थर्ड ऑर्डर का हो जाएगा। यहाँ देखिए एल की पावर 1 लिखा है ना, तो एक बढ़ा दीजिए, सेकंड ऑर्डर है। एल की पावर कुछ भी नहीं है तो एक ले लीजिए, कितना हो गया? फर्स्ट ऑर्डर। तो देखते हैं दूसरी तरह क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। To determine order of reaction from unit of K, देखिए ध्यान दीजिए, K क्या होता है? K इक्वल टू होता है मोल 1 माइनस एन लीटर n-1 टाइम इनवर्स। मान लो हमारा दिया है, तो यहाँ पे देखो K की वैल्यू अगर दी गई है, क्वेश्चन नंबर 1, K की वैल्यू अगर आपको दी गई है मोल यहाँ लीटर स्क्वायर दिया है, मोल पर स्क्वायर दिया है, टाइम इनवर्स दिया है। तो यहाँ देखिए n माइनस हो रहा है ना कुल मिला के, यहाँ देखिए n का माइनस हो रहा है, तो एक ज़्यादा ले लीजिए। यहाँ 2 लिखा है, L2 लिखा है, L के स्क्वायर लिखा है, तो थर्ड ऑर्डर एक बढ़ते हुए क्रम में लेंगे। क्या लेंगे? एक बढ़ते हुए क्रम में लेंगे, तो थर्ड ऑर्डर। ठीक है। और क्या नाम है, अगर मान लो ये दिया है लीटर का क्यूब मोल पर क्यूब टाइम इनवर्स, तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? फोर्थ ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर? ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर। और ये कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑर्डर। ठीक है। इस पे आपको लास्ट में वर्कशीट मिल जाएगी 10 क्वेश्चन के लिंक में। आज हमारा पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड कंप्लीट हुआ केमिकल काइनेटिक्स का। आप इतना नोट कर लीजिए, बाकी क्लास नेक्स्ट क्लास में बताएंगे पार्ट 4 में। क्लियर है? नोट कर लीजिए।